हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज 5। और हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज दी मनी। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो मनी का चैप्टर है उसको पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो, जो चीज लोग आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जिस चीज को देके के हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। और मनी वो चीज है जिसको लोग जो है कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर हमने कुछ खरीदना है या बेचना है, तो खरीदना है तो हम रुपया देते हैं, और अगर बेचना है तो हमें रुपया प्राप्त होता है। तो रुपी जो है दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यूएसए के अंदर जो डॉलर है दैट इज द कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, जो मनी है जिससे क्या होता है कि हम चीजों को आसानी के साथ खरीद और बेच सकते हैं। और इनिशियली जो है बेसिकली क्या है कि पहले देखो, जो मनी से पहले जो था बार्टर सिस्टम था, जिसमें क्या होता था चीजों के बदले चीजें दी जाती थी। फिर उसके बाद क्या था कि देखो, अ, मुद्रा को सोने व चांदी के सिक्कों के रूप में प्रचलित किया। लेकिन बाद में ये कागजी मुद्रा के साथ मिश्रित धातु भी आने लगी। अब प्लास्टिक मनी भी है, ई मनी भी है। तो मनी जो है देखो, ये जो है जिससे हम चीजों का मूल्य भी जो है मेयर कर सकते हैं कि ये जो कमोडिटी है इसकी प्राइस जो है मनी के रूप में एक्सप्रेस होती है। ये 10 रुपए की चीज है, ये 20 रुपए की चीज है। उसी तरह जो मनी है, कल को अगर हमने किसी से उधार लेना है या फ्यूचर के अंदर भी उसको पे कर सकते हैं, तो मनी इज यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि जो हम भुगतान जो है फ्यूचर के अंदर जाके करेंगे। मनी इज समथिंग, मनी वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके अंदर क्या है कि हम चीजों का जो मूल्य है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मनी को हम बड़ी आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम होता, मनी ना होती, तो फिर चीजों को स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो मनी जो है दैट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन खरीदने और बेचने की करते हैं तो उसके अंदर हम मनी जो है उसको आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो व्यापारी होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, तो वो अपनी गुड्स जो बेचते हैं तो उसके बदले में मनी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी रेम्युनरेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ मनी होती है। तो एज ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग मनी जो है हमें बताती है कि ये चीज इस वैल्यू की है। हाउ मच इज दैट बैक कॉस्ट, कॉस्ट ₹1250। तो मनी जो है यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम चीजों की वैल्यू, चीजों के मूल्य को बता सकते हैं। और मनी को हम बड़ी आसानी के साथ स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली जो हमने पैसा कमाया हुआ है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब उसको बड़ी आसानी के साथ, जैसे बैंक्स के अंदर हम एफडीआर की फॉर्म में रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये बार्टर इकोनॉमी होती तो चीजों को स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो मनी है तो जिसकी वजह से हम इसको स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का कार्य करती है। तो ये वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जिसको देख के हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम चीजों का मूल्य लगा सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर भी हम उसका भुगतान कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी को हम कह सकते हैं कि मनी जो है दैट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर कर सकते हैं। मनी से हम चीजों की जो कमोडिटी और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है, जिसका हम फ्यूचर के अंदर जो है भुगतान कर सकते हैं। तो पहले जो था बार्टर सिस्टम था, गुड्स जो थी गुड्स के बदले में बदली जाती थी। तो वहां पे पहले पैसा नहीं था। और ये जो सिस्टम था, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो था, दैट वाज नोन एज ए बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता था कि चीजों के बदले में चीजें। और पहले क्या होता था कि देखो, मनी के रूप में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी जो थे इंट्रोड्यूस किए गए। फिर धातु के सिक्के भी आए, फिर पेपर मनी भी आ गई, अब प्लास्टिक मनी और ई मनी भी आ गया।
और जो बार्टर सिस्टम था उसके अंदर काफी सारी दिक्कतें थी। बार्टर सिस्टम के अंदर देखो, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अगर किसी ने राइस प्रोड्यूस किया है, उसको कपड़े चाहिए, तो उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस की रिक्वायरमेंट है और उसके पास कपड़ा है। तो ये डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। डबल कोइंसिडेंस होना बहुत ही मुश्किल काम होता था कि जो मेरे पास चीज है वो दूसरे को चाहिए और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। तो ये कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, इसके अंदर क्या है कि कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज या गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये चीजों के बदले में चीजें, पैसा नहीं दिया जाता था। तो इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है जिसके अंदर चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल जो है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए। जैसे मेरे पास राइस है और मुझे कपड़ा चाहिए, और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जिसको राइस चाहिए और जिसके पास कपड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। और इसी तरह क्या था कि अगर मैंने कितने किलो राइस देने हैं तो कितने मीटर कपड़ा मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉमन यूनिट नहीं था। तो वैल्यू हम किस तरह से मापते हैं वो कुछ भी नहीं था कि अगर मैंने राइस के बदले व्हीट लेना है तो कितने किलो राइस मुझे देना पड़ेगा व्हीट लेने के लिए। मतलब ये उस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते। और उसी तरह ही देखो, अगर हम उधार लेते हैं या फ्यूचर के अंदर है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, और चीजों को हम स्टोर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेविंग तभी पॉसिबल है अगर हम स्टोर कर सके। और गुड्स की स्टोरेज जो होती है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी। फिएट मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जो फिएट मनी है ये वो मुद्रा है जिसको गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी के साथ इशू किया जाता है। इसको हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं कि ये आदेश मुद्रा है, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है उसके ऑर्डर के बेसिस पे इसको इशू किया जाता है। इसके अंदर नोट्स एंड क्वाइंस आ जाते हैं, और वो जो नोट्स एंड क्वाइंस होते हैं जिसको जो देश के लोग हैं वो लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो लोगों के बीच में लेन देन की वजह से जो ट्रस्ट होता है उसकी वजह से वो एक्सेप्ट की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे चेक जो होते हैं फिड्यूशियरी मनी है, इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, पर ये ट्रस्ट के बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसको न्याय मुद्रा कहा जाता है, ये वो मुद्रा होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो देने वाला है और लेने वाला है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट पे आधारित होती है। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखो, फुल बॉडीड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स जिसकी कमोडिटी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू द मनी वैल्यू जब उनको इशू किया जाता है। तो यहाँ पे उसकी जो मनी वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, वो उसकी कमोडिटी वैल्यू के बराबर है। एक जैसे रुपी क्वाइन था, उसका जो मूल्य था वो 1 रुपी था, और उसके अंदर जो सिल्वर लगा हुआ था वो भी 1 रुपी का था। तो यहाँ पे क्या है कि जितना उनके अंदर कमोडिटी जो मेटल यूज हुआ है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी उसके फेस पे लिखी हुई है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी ऑफ वैल्यू मनी जो है इक्वल है। मनी वैल्यू जो है रेफर करती है जो उस सिक्के के ऊपर लिखी हुई है या पेपर के ऊपर लिखी हुई है। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी लाइक मेटल जिससे वो मनी मुद्रा जो है बनी हुई है। अगर सिक्के जो है गोल्ड या सिल्वर के हैं तो उस कॉइन के अंदर उतनी वैल्यू का गोल्ड या सिल्वर है। तो commodity value of money refer to the market value of the gold or silver contained in the coin. उसी तरह जो क्रेडिट मनी है that refers to that money in which जो मनी वैल्यू है that is more than the commodity value। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रेडिट मनी है उसके अंदर क्या है कि जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। अगर हमारे पास 10 रुपए का सिक्का है तो 10 रुपए उसकी मनी वैल्यू है, लेकिन उसके अंदर जो
धातु यूज किया गया है वो 10 रुपए का नहीं है। तो क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसके अंदर मनी वैल्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, दैट इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। देखो, प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, जिसको हम सब्सिडरी फंक्शन भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी प्राइमरी फंक्शन। मनी जो है दैट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, यहाँ पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है जिसके बेसिस पे हम चीजों को सेल और परचेज कर सकते हैं। और मनी जो है यू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो जिसकी वजह से क्या है कि चीजों को खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया है। और अब जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी भी चेंज हो गई है, क्योंकि अब हम अपने लिए प्रोडक्शन नहीं करते, मार्केट के लिए भी करते हैं ताकि वहां पे चीजों को सेल करके हम दूसरी चीजें खरीद सकें। उसी तरह सेल और परचेज का काम जो है सेपरेट कर दिया है, क्योंकि जो भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो मनी के माध्यम से करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अब मनी के रूप से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो सेल और परचेज का काम जो है सेपरेट हो गया। क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, साइमल्टेनियस होता था, क्योंकि चीजों के बदले चीजों। प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, दूसरा आ जाता है मेयर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। तो देखो, ये जो मनी है दैट सर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है कि ये पेन है, इसकी मनी वैल्यू जो है 10 है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, ये जो टेबल है इसकी वैल्यू 400 है। देखो, जब हम चीजों को मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो डिफरेंट एसेट जिनकी वैल्यू जो है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो नेशनल इनकम है, क्योंकि यहाँ पे हम जो चीजें हैं उनको मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट को एस्टिमेट करना जो है बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि जिसको हम पोस्टपोन करते हैं, जिसको हमने फ्यूचर में देना है। अगर आज आपने कोई चीज क्रेडिट में खरीदी है, उसके पैसे जो है अपने फ्यूचर में देने हैं, तो वो आप मनी के रूप में जो है फ्यूचर के अंदर उसको पे करोगे। तो इससे क्या है कि देखो, जो क्योंकि मनी जो है डेट एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो जिससे फाइनेंशियल मार्केट जो है उसकी भी नीड इमर्ज हुई है। और यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की वजह से क्या है कि क्रेडिट बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल होने लग गया है, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो इंक्रीज हुआ है दैट इज मेनी टाइम्स। उसी तरह मनी जो है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। देखो, चीजों को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको हम पेपर टाइटल जैसे फिक्स डिपॉजिट सिर्फ बैंक के अंदर एफडीआर की फॉर्म में डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये एफडीआर 1 साल की भी हो सकती है, 1 साल से अबव की भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट का ये सोर्स है। और जिससे लोगों को क्या होता है कि स्टोर कर सकते हैं, तो लोगों को सेविंग की प्रेरणा मिलती है। देखो, सेविंग बहुत अच्छी चीज है अगर ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बट अगर ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होती और सेविंग जो होती है इन्वेस्टमेंट में नहीं कन्वर्ट होती, तो मार्केट नेचुरली जब सब लोग सेव करना लग जाएंगे, तो मार्केट के अंदर जो है सेल और परचेज कौन करेगा। तो ये तभी अच्छी होती है जब लोग इसका निवेश करते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो, अब मनी जो होती है, हम देश के किसी कोने में, बाहरी देश के किसी भी कोने में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि अब हम ऑनलाइन भी जैसे जो है बड़ी आसानी के साथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं, वो कहीं पे भी बंदा सिचुएटेड हो। तो इससे क्या है कि इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का कंसेप्ट आया है, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट जो है इमर्ज हुई है, मल्टीनेशनल कंपनीज की ग्रोथ हुई है, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन आसान हुआ है। और इससे क्या है कि जो कैपिटल की मोबिलिटी जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो काफी मात्रा के अंदर इंक्रीज हुई है। अब हम देखते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। देखो, स्टैटिक फंक्शन जिसके अंदर कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ मनी आ जाते हैं, जैसे प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेयर ऑफ वैल्यू, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंडरी फंक्शन जो है दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। डायनामिक फंक्शन जो है जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाती है और जीडीपी ग्रोथ के अंदर जो है उसकी जो स्पीड है वो तेज होती है। अब देखो, जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन इस वजह से होती है कि लोग जो है चीजों की डिमांड करते हैं बट चीजें नहीं होती।
तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि जो आरबीआई है वो उसकी सप्लाई ऑफ मनी को कम करते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सके। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो उसके अंदर आरबीआई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिसके अंदर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाता है ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो है दैट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर लोगों के पास कितना टोटल स्टॉक ऑफ मनी है उसकी हम रेफरिंग करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर देखो जो सब वो स्टॉक ऑफ मनी आ जाता है जो कि लोगों के पास है द स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन द सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स, कि जो सप्लायर ऑफ मनी है जो देते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको छोड़ के जो गवर्नमेंट के पास है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, जो बैंकिंग सिस्टम के पास है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन द सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स। तो सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, stock of money which is held by the banking system of the country including Reserve Bank of India. The supply of money refer to that stock of money which is held by those who demand money, not by those who supply money. तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री जिसके अंदर सेंट्रल बैंक आ जाता है। सेंट्रल बैंक के पास क्या है, नोटिशिंग अथॉरिटी है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएट करके सप्लाई ऑफ मनी करते हैं। तो सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स है एंड द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है दैट इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी। आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जो है एक मिनिमम रिजर्व जो है 200 करोड़ का रखता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। और इसके अंदर जो गोल्ड की वैल्यू है वो 115 करोड़ होती है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है। उसी तरह कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो करेंसी नहीं इशू करते, वो मनी को सप्लाई करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि इनको चेकेबल चेक के द्वारा हम निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं जो लोगों के सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, तो चेक के माध्यम से चेक साइन करके जो है कभी भी बैंक से पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मनी जो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट के माध्यम से जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट जो है दैट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है 1 रुपी नोट और जो दूसरे क्वाइंस अदर डिनोमिनेशन के होते हैं वो इशू करती है। तो मेयर ऑफ मनी सप्लाई जो है 4 है, M1, M2, M3, M4। तो इसके ऊपर 4 मेयर्स के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। तो +2 के अंदर जो ओनली M1 मेयर है तो उसी को ही हम समझेंगे। देखो M1 मेयर ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हम लेते हैं करेंसी, C का मतलब है करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक। इसके अंदर जो है सिक्के भी आ जाते हैं, पेपर नोट्स भी आ जाते हैं। C प्लस DD जो है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, जो कि चेक साइन करके जो है वो अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी समय और किसी भी वक्त किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और थर्ड जो है ओडी दैट इज द अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट के अंदर हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो अदर डिपॉजिट्स के अंदर आ जाता है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जिसका डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। और उसी तरह जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स है या फॉरेन गवर्नमेंट है उनका डिमांड डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास है। उसी तरह जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है उसका डिमांड डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास है। तो अदर डिपॉजिट के अंदर देखो जो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ।
डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई की जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका जो डिपॉजिट आरबीआई के साथ है वो अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं है। उसी तरह जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट आरबीआई के साथ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं M1 के अंदर हम कंसिडर करते हैं करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जिसके अंदर आ जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड का जो डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के साथ है। उसी तरह फॉरेन सेंट्रल बैंक जो विदेशी सेंट्रल बैंक्स हैं और जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनका डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के साथ है। उसी तरह डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। और इस तरह हम देखते हैं कि जो अदर डिपॉजिट है जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसका जो डिपॉजिट आरबीआई के साथ है दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कंट्री का बैंकिंग सिस्टम का जो डिपॉजिट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। नेट डिमांड एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, देखो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो होता है इंटर बैंकिंग क्लेम कि जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक से लेना है वो भी शामिल होता है, क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो है इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं होते। तो जो नेट डिमांड डिपॉजिट होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसी तरह हम देखते हैं टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जो टर्म डिपॉजिट होते हैं उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे हमने एफडीआर करवाई है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होते। टर्म डिपॉजिट जो होते हैं इनको हम निकलवा नहीं सकते, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इनको हम चेक के माध्यम से जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हैं। और ये चेकेबल जो टर्म डिपॉजिट होते हैं चेकेबल डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये चेकेबल डिपॉजिट आते हैं जिसके अंदर सेविंग अकाउंट आ जाता है और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके करंट अकाउंट आ जाता है। उसी तरह हम देखते हैं बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। और हाई पावर्ड मनी जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ द करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। और इसके अंदर देखो जो हमारा जितनी कैश रिजर्व रेशियो है उससे जो ज्यादा रिजर्व पड़ा होता है उसको वॉल्ट कैश में लेते हैं। उसी तरह कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। तो जो हाई पावर्ड मनी होती है दैट इज द मॉनेटरी बेस और बेस मनी इन द इकोनॉमी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक होता है तो यहाँ पे होता है कि जितना मैंडेटेड कैश रिजर्व रेशियो है उससे ओवर एंड अबव जो कैश रिजर्व बैंक के पास होता है वो वॉल्ट कैश कहा जाता है। तो उसी तरह देखते हैं कि जो मॉनेटरी बेस होता है जिसके बेसिस पे मनी सप्लाई की जाती है तो हाई पावर्ड मनी जो है दैट इज द बेस। और मनी जो है दैट इज रेफर टू हाई पावर्ड मनी बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। हाई पावर्ड मनी जो है वो डिटरमिन करती है टोटल फ्लो ऑफ मनी। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है।